हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में 29 अक्टूबर 2025 का हमें इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को उठाना है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। पहला क्वेश्चन जो है इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो बात कर रहा है, लेट्स सी ये क्या कहना चाह रहा है। फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, इन द आरबीआई पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट, आरबीआई की जो पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट आई है जून 2025 की, यानी हर महीने की आरबीआई की पेमेंट सिस्टम की रिपोर्ट आती है, हर क्वार्टरली जो रिपोर्ट आती है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। विच प्लेटफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूटेड 85% ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट। इनमें से कौन सी एप्लीकेशन से, कौन से प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा यानी 85% ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इनमें से किस प्लेटफॉर्म्स होते हैं? नेफ्ट, आईएमपीएस, आरटीजीएस एंड यूपीआई। देखो, अगर बात करें तो नेफ्ट, आईएमपीएस और आरटीजीएस बहुत पुराने हैं, ठीक है। यूपीआई जो है वो लेटेस्ट वन है, ठीक। यूपीआई जो है, यहाँ पर सिर्फ यूपीआई ही है जो हमें डिजिटल पेमेंट की रियल टाइम में सुविधा प्रोवाइड करवाता है। नो डाउट आईएमपीएस, नेफ्ट और आरटीजीएस भी करवाते हैं, बट इन सब की कुछ लिमिटेशंस है। यूपीआई की भी है, बट यूपीआई हम इंस्टेंटली रियल टाइम में काम में ले सकते हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर वैसे डी रहेगा, ओनली 4। चलिए, सो UPI is cited as the most preferred payment mode, contributing 85% of transactions volume, but a much smaller share, 9% of total transaction value, indicating dominance in small value personal transaction। यानी स्मॉल वैल्यू पर्सनल ट्रांजेक्शन्स में, स्मॉल वैल्यू पर्सनल ट्रांजेक्शन में याद रखिएगा कि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो यूपीआई सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विच स्टेट सेक्योर्ड द मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किस स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं अंडर द फर्स्ट ट्रांच ऑफ द ईसीएमएस इन अक्टूबर 2025। ईसीएमएस जो स्कीम है उसके तहत सबसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है, इसके तहत अक्टूबर 2025 में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा आपको ये कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ को लेकर, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट्स लगाए गए हैं। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र एंड गुजरात। करेक्ट आंसर इसमें आपको बताना है, ठीक है। इस पर खासा ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आपको शो करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आंसर है तमिलनाडु। सी, तमिलनाडु इसका एक आंसर है। तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए गए हैं, ईसीएमएस स्कीम के तहत लगाए गए हैं। याद रखिएगा ईसीएमएस, ठीक है, ईसीएमएस स्कीम के तहत लगाए गए हैं। तमिलनाडु लेड बाय सिक्योरिंग 5 आउट ऑफ 7 ईसीएमएस प्रोजेक्ट्स, मेकिंग अप 77% ऑफ द अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट, एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ। रीजनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सबसे आगे रहा है ये, अच्छी बात है। नेक्स्ट है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट से रिलेटेड 2025 में जो रिसेंटली बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट्स जो हैं, बैंकिंग में कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन बोलता है, अकॉर्डिंग टू द अमेंडेड बैंकिंग लॉज इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 2025, हाउ मेनी नॉमिनीज कैन बी एडेड फॉर अ बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बैंक का जो डिपॉजिट अकाउंट है उसमें आप कितने नॉमिनीज को ऐड कर सकते हो, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4 करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अगेन याद रखिएगा, करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना बहुत जरूरी है। फाइन, चलिए देखते हैं। आप मैक्सिमम यानी आप अप टू 4 नॉमिनीज को अपॉइंट कर सकते हो। दैट एनेबल्स अप टू 4 नॉमिनीज विथ फ्लेक्सिबल इंटाइटलमेंट परसेंटेज। इनमें आप फ्लेक्सिबल परसेंटेज दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई एफडी अकाउंट है, आपने कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया है और इसमें आपने, यानी ए ले लेते हैं, आपका नाम ए है, ए ने बी, सी, डी और ई 4 लोगों को नॉमिनी रखा है। यहाँ पर क्या रखा? नॉमिनी रखा है। 4 लोगों को नॉमिनी बनाया, बट ये चाहता है कि इसमें जो 10 लाख का अमाउंट है, इस एफडी में जो 10 लाख का अमाउंट है, इस अमाउंट को अलग अलग परसेंटेज, फ्लेक्सिबल परसेंटेज ऑफ शेयर्स में डिवाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चाहते हैं कि इनको मिले भैया 10%, इनको मिले 20%, इनको मिले 30% और रिमेनिंग जो 40% बचा है वो इनको मिल जाए। ये कुछ ऐसा चाहते हैं, ठीक है। 10, 20, 30 और 40, 100% शेयर टोटल यहाँ हो जाएगा, नॉमिनीज को इनको मिल जाएगा अगर एक ही डेथ हो जाती तो,
ठीक है, यानी आप फ्लेक्सिबल एंटाइटलमेंट दे सकते हो, फ्लेक्सिबल परसेंटेज रख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको इक्वल परसेंटेज रखना हो। फाइन, अभी तक एक ही नॉमिनी रखा जाता था, ठीक है, या एक से ज्यादा रख सकते थे, बट 4 तक का तो अभी तक कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं आया है। ध्यान रखिएगा, ये बैंकिंग लॉ में अमेंडमेंट हुआ है जो नवंबर 1 2025 से ही एप्लीकेबल है। एनआरआई पेमेंट की बात करें, जो इनोवेशन हुआ है नया, ये एनआरआई पेमेंट को किसने अप्रूव किया है, फिलहाल देखते हैं। विच पॉपुलर फिनटेक ऐप की बात कर रही है, स्टार्टेड सपोर्टिंग यूपीआई ट्रांजेक्शन फॉर एनआरआईज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियंस यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स इन अक्टूबर 2025। ध्यान रखिएगा, यहां पर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स की बात की गई है। इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से एनआरआईज को यूपीआई ट्रांजेक्शन अलाउ करने के लिए सबसे पहला इनिशिएटिव इनमें से किस प्लेटफॉर्म ने लिया है? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम एंड भारत पे। तो यहां पर पेटीएम आएगा सर। आपको रिसेंटली बता दूं, इससे पहले पेटीएम का पेमेंट बैंक जो है उसका लाइसेंस कैंसिल किया गया था, उसे बंद किया गया था। उसके बाद से पेमेंट काफ़ी डाउन गया था, लेकिन अभी धीरे धीरे वापस उठ रहा है। ये एक अच्छा साइन है कि जो हमारी इकोनॉमी है इन्हें उठने का मौका दे रही है, ठीक है। पेटीएम इसका एक आंसर है, ठीक है। इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, आईडीपीआईसी, इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ठीक है। इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है आईडीपीआईसी पे। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यूली एस्टैब्लिश्ड आईडीपीआईसी बाय एसबीआई एंड बीओबी? अब आप समझो, ऑब्जेक्टिव पूछा है। अगर आपको आईडीपीआईसी के फुल फॉर्म भी याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, इंडियन डिजिटल पेमेंट एंड इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। इंटेलिजेंस मतलब समझ रहे हो आप? इंटेलिजेंस का मतलब समझ रहे हैं? इंटेलिजेंस का मतलब है टू डिटेक्ट फ्रॉड या कुछ केसेस, इलीगल केसेस को ये डिटेक्ट करेंगे, इनका काम ये होगा। इंडियन डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो भी केसेस हो रहे हैं, जो भी फ्रॉड हो रहे हैं आपके आजकल, जो स्कैम हो रहे हैं, ठीक है, हाउस अरेस्ट जो हो रहे हैं, वो सारे केसेस इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उन सभी को इन्वेस्टिगेट करने का काम ये करेंगे आईडीपीआईसी। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? इनका मेन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। क्वेश्चन मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पर इनकरेक्ट वन का आंसर पूछ रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर करेक्ट वन आएगा अगेन, ठीक है। चलिए, प्रमोटिंग क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस, नहीं। देखो, क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस को तो आरबीआई ने वैसे ही बैन किया हुआ है। अगर सीधी सी बात करें तो क्रिप्टोस को आरबीआई ने मना किया हुआ है, ये याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन वैसे गलत हो जाता है। डिटेक्टिंग रियल टाइम डिजिटल पेमेंट फ्रॉड, बिल्कुल हो सकता है। स्ट्रीमलाइनिंग एटीएम विड्रॉवल, जी नहीं, एटीएम का विड्रॉवल तो चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंटेलिजेंस और एटीएम विड्रॉवल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। इनेबलिंग फॉरेन रेमिटेंस भी अगेन इसका काम नहीं है। फॉरेन रेमिटेंस का काम आरबीआई कंट्रोल करता है टोटली। फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई कंट्रोल करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बचता है, फाइन, ठीक है। इनका काम है आईडीपीआई विल यूज एआई और एमएल, ठीक है, फॉर इंस्टेंट फ्रॉड डिटेक्शन, इंप्रूविंग डिजिटल ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी। देखो, एआई का यहाँ पर यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, ताकि डिटेक्शन किया जा सके, ठीक है, और सिक्योरिटी को इंप्रूव किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, पीडीपीएस स्कीम के बारे में बात की जा रही है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम के बारे में बात की जा रही है, फाइन। तो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम जो है उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सी। यहां पर हमें करेक्ट इनकरेक्ट पे ध्यान देना है। अगेन, इस चीज के बारे में हमेशा ध्यान देना है कि क्वेश्चन करेक्ट के बारे में बात कर रहा है या इनकरेक्ट के बारे में बात कर रहा है, फाइन। चलिए, सो पीडीपीएस के बारे में बात करते हैं, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। अब कुछ नाम से पता चल रहा होगा, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, यानी ए ऑप्शन बोल रहा है पीडीपीएस प्रोवाइड्स डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट एट एमएसपी, यानी पीडीपीएस डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करता है ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर्स, कि फार्मर से सीधा गवर्नमेंट जो प्रोक्योर कर ले जो उनकी फसल है, क्रॉप्स को, बाय द गवर्नमेंट एट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट डायरेक्टली से परचेज कर ले, ठीक है। अंडर पीडीपीएस farmers are paid the difference between the minimum support price and the actual selling price without physical procurement of the produce, ठीक है, कि फार्मर्स को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो दे दिया जाए, ठीक है, विदाउट फिजिकल प्रोक्योरमेंट। PDPS was the first implemented for rice and wheat crops across India, and PDPS is implemented by the Reserve Bank of India to stabilize commodity prices.
चलो देखो, मुझे नहीं लगता ये वाला ऑप्शन कुछ सही है इसका, फोर्थ वाला तो वैसे गलत हो जाता है। आरबीआई का इसका कोई काम नहीं है, आरबीआई का इसमें कोई काम नहीं है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। चलिए, बट फिर भी बात कर लेते हैं। सीओडी मुझे वैसे ही गलत लग रहा है इसमें, ठीक है, और ए ऑप्शन ही मुझे ज़्यादा से लग रहा है, बट बात करते हैं क्वेश्चन पे। द प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम पीडीपीएस इज अ गवर्नमेंट मैकेनिज्म, गवर्नमेंट का एक मैकेनिज्म वेयर द फार्मर्स रिसीव द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड द सेल प्राइस इन केस द देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड बिलो एमएसपी। अगर एमएसपी से कम में बेचा जाता है उनके प्रोडक्ट को, समझिएगा बात को, अगर उनके प्रोडक्ट को एमएसपी से कम में बेचा जाएगा तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ठीक है। ओपन मार्केट में अगर इनके प्राइस को कम में बेचा जाए, जैसे आप कई बार देखते होंगे कि टमाटर के भाव गिर गए, ठीक है, कि टमाटर की फसल जो पहले 250 रुपये किलो में बिका करते थे टमाटर, आज 2 रुपये किलो में भी नहीं बिक रहे। सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, बोले तो प्राइस डाउन हो जाएगी, प्राइस डाउन हो जाएगी। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, प्राइस बढ़ जाएगी। किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होना यानी प्राइस में इंक्रीमेंट हो जाना, ठीक है। खैर, ओपन मार्केट में अगर सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम है तो प्राइस कम होगी, और ये प्राइस कम होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने एमएसपी डिसाइड कर रखी है। फॉर एग्जांपल टोमेटो की बात कर लें हम, या वीट की बात कर लेते हैं, लेट्स से वीट की गवर्नमेंट ने जो एमएसपी निकाल रखी थी वो एमएसपी थी लेट्स से 20 रुपये पर केजी, लेकिन मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, देखो इंडिया का जो मार्केट चलता है ना वो चलता है फ्लेक्सिबल मार्केट है, इंडिपेंडेंट मार्केट है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में आता है, यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन सिर्फ तभी आएगा जब गवर्नमेंट को लगता है कि ज़रूरी है। फाइन, फ्लेक्सिबल मार्केट है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर चलता है। तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इसकी जो प्राइस आई थी 17 रुपीज़ पर केजी आ रहा था, तो गवर्नमेंट 3 रुपीज़ पर केजी का इनको पेमेंट करेगी। ये पीडीपीएस स्कीम बोलता है कि जो प्राइस की जो डेफिशिएंसी हो रही ना 3 की, इसका पेमेंट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। देयर इज नो फिजिकल प्रोक्योरमेंट, कोई फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, एंड द पेमेंट इज मेड डायरेक्टली टू द फार्मर्स अकाउंट। इट हैज बीन मेनली इंप्लीमेंटेड फॉर क्रॉप्स लाइक ऑयल सीड्स, पल्सेस, एंड नॉट फॉर राइस एंड व्हीट। ये राइस और व्हीट के लिए कभी नहीं निकाला, ये ऑयल सीड और पल्सेस के लिए निकाला, विच आर प्रोक्योर्ड डायरेक्टली, ठीक है। पीडीपीएस एम्स टू रिड्यूस गवर्नमेंट बर्डन ऑफ स्टोरेज एंड प्रोक्योरमेंट, इससे गवर्नमेंट का स्टोरेज और प्रोक्योरमेंट का बर्डन भी कम हो रहा है। तो भैया देखा जाए तो पीडीएस प्रोवाइड डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जी नहीं, गवर्नमेंट ये वाला ऑप्शन चूज कर रही है, ठीक है, इसमें फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं होगा। न्यू स्टेबल कॉइन लॉन्च हुआ है अभी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। है क्या चीज? JPYC, द वर्ल्ड्स फर्स्ट येन बैक्ड स्टेबल कॉइन, इज बैक्ड बाय विच एसेट? इनमें से किस एसेट से वो बैक्ड है, यानी इसको सपोर्ट है? जापानीज रियल एस्टेट, JPY डिपॉजिट्स एंड जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, US डॉलर्स एंड गोल्ड रिजर्व्स। ऑब्वियसली आंसर बी आना चाहिए इसका। JPY डिपॉजिट्स एंड जापानीज गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंश्योर किया है कि भैया ये स्टेबिलिटी और ट्रस्टेड डिजिटल कॉइन्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम ट्रीटी के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, इंटरनेशनल साइबर क्राइम ट्रीटी। देखो आजकल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो डेली या हर दूसरे दिन एक ऐसा केस आता है जो साइबर क्राइम से रिलेटेड होता है। फाइन, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड बात करेगी और उसी से रिलेटेड ट्रीटी भी हुई है। व्हाट इज ए यूनिक प्रोविजन ऑफ द UN कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम अडॉप्टेड इन अक्टूबर 2025? UN कन्वेंशन जो अडॉप्ट किया अगेंस्ट साइबर क्राइम में 2025 में, उसका कुछ यूनिक प्रोविजन क्या है? मैंडेटरी सोशल मीडिया रजिस्ट्रेशन, क्रिमिनलाइजिंग ऑफ नॉन कंसेंशुअल शेयरिंग ऑफ इंटीमेट इमेजेस, बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, यूनिवर्सल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। चलिए देखते हैं। देखो इसके बारे में बात करें, यूनिवर्सल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, चलिए देखते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ नॉन कंसेंशुअल शेयरिंग ऑफ इंटीमेट इमेजेस, देखो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट जा रहा है, ठीक है। साइबर क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है। ब्लैकमेलिंग इसका एक पार्ट है, राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है, ठीक है। मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फाइन, चलिए। सॉइल सिक्योरिटी लॉ, क्वेश्चन नंबर 9 इससे रिलेटेड है। द IUCN's न्यू ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ, IUCN का नया ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी एंड मिट्टी से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड भी एक लॉ आया है। मोशन 007 इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है। IUCN ने लॉन्च किया है, याद रखना, UN मत रखना, IUCN इसको रखना, की टॉपिक्स है। पहला है IUCN, मोशन 007, फाइन।
एंड रिलेटेड टू सॉइल, और सॉइल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। इंटीग्रेट सॉइल हेल्थ विथ विच मिनिमम नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, देखो इंडिया में एसडीजी जो है ना टोटल 17 है, टोटल 17 एसडीजी इंडिया में। आपको 17 के 17 ही याद रखने, यू हैव टू लर्न दैम। हर बार एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा जा रहा है, किसी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से पूछा जा रहा है, तो हमें इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो एसडीजी 12 जो आता है सॉइल हेल्थ को बताता है, सॉइल हेल्थ इंपैक्ट एटलीस्ट 12 एसडीजी, हाईलाइटिंग इट्स रोल इन क्लाइमेट एक्शन, हंगर इरेडिकेशन इन। ये जो सॉइल की हेल्थ है कितने डेवलपमेंट गोल्स को इफेक्ट कर रही है, कितना इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सॉइल की हेल्थ है कितने एसडीजीज को इफेक्ट कर रही है। 17 में से कितने एसडीजीज को सॉइल की हेल्थ इफेक्ट कर रही है, तो टोटल 12 है इसका आंसर, 12 है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स की बात की गई, ईसीबीज की बात की गई, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। रिसेंटली इसकी एलिजिबिलिटी आरबीआई ने चेंज की है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर द रिवाइज्ड ईसीबी पॉलिसी बाय आरबीआई इन अक्टूबर 2025 विच एंटिटीज आर नाउ अलाउड टू रेज ईसीबीज। इनमें से कौन सी एंटिटीज को अलाउ किया गया है, अभी अलाउ किया रिसेंटली अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने, कि ये ईसीबीज यानी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स के लिए एलिजिबल है। देख लेते हैं। ओनली गवर्नमेंट, ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस एंड ओनली बैंक्स। एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस, अगेन जब भी एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाएं बच के रहना है, ठीक है। एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाएं जब भी आपको बच के रहना है, याद रखो एक्सट्रीम वर्ड्स हमेशा बच के रहना है, ठीक है। एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस याद रखिएगा, ये भी आज ईसीबीज को हेल्प से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।